प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आपकी परीक्षा हो चुकी है। आप अपने प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। सबसे पहले हम देखें, सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न 1 से 10 तक। प्रश्न पहला है, ऋण 13/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम जब भी किसी संख्या या पद का निकालना हो तो उसे कोष्टक में लिख दीजिए और बाहर ऋण से गुणा कर दीजिए। तो जब आप ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा और हो जाएगा 13/19, यानी इसका सही उत्तर होगा डी। सीधी सी बात है, योज्य प्रतिलोम में जो चिन्ह होता है, धन होता है तो ऋण हो जाता है और ऋण होता है तो धन, क्योंकि उस पद में ऋण का जब गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। प्रश्न दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो कुल संभावनाएं 2 होती हैं और चित्त आने की घटना कितनी होगी, 1। तो इसका उत्तर होगा 1/2। प्रश्न तीसरा देखें, 400 के वर्गमूल में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो दाहिनी तरफ से जितने शून्य होंगे जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उनकी संख्या आधी हो जाएगी। यहाँ पर दाहिनी तरफ से 2 शून्य हैं, इसलिए आधे यानी 1 शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 यानी सी वाला। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में किस संख्या का घन विषम होगा। तो हम यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हैं उनकी हम इकाई देखेंगे और इकाई का हम घन करेंगे। तो यहाँ पर इकाई विषम है 11 की, इसलिए 11 का जो घन होगा वह उसकी इकाई का अंक विषम होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 11 बी। अब देखें हम प्रश्न 5वां, व्यंजक 12x धन 36 का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम 12x को 12 गुणे x लिख सकते हैं, धन 36 को लिख सकते हैं 12 गुणे 3। तो 12 दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 12 उभयनिष्ठ ले लीजिए, कॉमन जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से x आ जाएगा और धन 3 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 12 गुणे x धन 3। तो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 6वां, 3 पर ऋण 1 की घात धन 4 पर ऋण 1 की घात धन 5 पर ऋण 1 की घात कोष्टक में और कोष्टक के ऊपर शून्य की घात। तो जब भी कोष्टक लगा हो और उस पर शून्य की घात हो तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। घातांक के नियम अनुसार शून्य की घात होने पर उसका मान 1 हो जाता है। कोष्टक के ऊपर शून्य की घात है, इसलिए इसका मान 1 होगा, यानी ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 7वां देखें, 3 किलो चावल का मूल्य 54 रुपये है, 5 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि 1 किलो चावल का कितना होगा। तो हम 54 में 3 का भाग कर दें तो आएगा 18 रुपये। अब 5 किलो का कितना होगा, तो 18 का गुणा हम 5 में कर दें, 18 पंचे 90। तो इसका उत्तर होगा 90 रुपये, यानी सी वाला सही। प्रश्न 8वां देखें, 3xy वर्ग और 3x वर्ग y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब हम गुणन करें तो अंकों का अंकों में गुणा कर लें, चिन्ह है यदि तो चिन्ह सहित। तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 9। अब 4 का गुणा करें तो x का x वर्ग में गुणा होगा, तो गुणा में घातें जुड़ जाती, तो x पर 3 की घात हो जाएगी। y वर्ग का y में होगा तो घात जुड़ जाएगी, 2 धन 1, तो y पर 3 की घात। तो इसका सही उत्तर होगा 9x पर 3 की घात y पर 3 की घात। हम इसे 9x घन y घन पढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 9वां देखें, संख्याओं 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी। तो आप 30 से शुरू करिए, 30, 31, 32, 33 ऐसा। तो इसमें कौन सी होगी, 36। 36 का
वर्गमूल 6, 6 का वर्ग 36। प्रश्न 10वां, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में 1 आता है और वह स्वयं संख्या आती है। तो हम देखें पासे में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2 3 5, यानी कुल कितनी हुई? 3। अब कुल पासे में अंक संख्याएं कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, 3/6 काट देंगे हम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। प्रश्न 11वां, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 अंक के। समीकरण हल कीजिए 2x ऋण 5 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 5। तो हम 3 का गुणा पहले x ऋण 5 में कर देंगे और 2x ऋण 5 ज्यों का त्यों रहने दें, तो 2x ऋण 5 बराबर 3x ऋण 15। 3 का गुणा x में होगा और 3 का गुणा ऋण 5 में भी होगा। अब पक्षांतरण कर दें, चर का एक साइड बाएं तरफ या दाएं तरफ और अचर का संख्या का दूसरी साइड। तो हम यहाँ पर 3x का पक्षांतरण दाहिनी ओर से बाईं ओर कर दें और ऋण 5 का बाईं ओर से दाहिनी ओर कर दें। जिस तरफ आपको करना हो उस तरफ आप कर सकते हैं। तो 2x ज्यों का त्यों 3x का पक्षांतरण हुआ, तो ऋण 3x बराबर ऋण 15 ज्यों के त्यों ऋण 5 का पक्षांतर हुआ, तो धन 5। अब जोड़ घटाने के नियम अनुसार यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण x, क्योंकि समान पद जब हम चिन्ह समान होंगे तो जोड़ेंगे और असमान होंगे तो हम घटाएंगे। यहाँ चिन्ह समान घटा दिया, तो हमारे पास बचा ऋण x। चिन्ह बड़े पद का लेते हैं, तो 2x 3x में से 2x घट गया 1x और चिन्ह बड़े पद का। इसी तरह यहाँ भी चिन्ह समान है, घट गए 15 में से 5 गए 10 और चिन्ह बड़े पद का, तो ऋण 10। अब दोनों तरफ ऋण है तो वास्तव में ऋण से ऋण कट जाएगा या ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, तो x बराबर 10। प्रश्न 12वां देखें, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 हैं। तो आप जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों की मापों का योग 360 होता है। जो भी समबाहुभुज होते हैं उनके सभी कोणों की मापों का योग 360 होता है। अब बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना हो गया? 360। अब समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है बाह्य कोणों की मापों का योग बटे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। 360 बटे 15, तो काटने पर आएगा 24। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 अंश होगी। अगला प्रश्न है 13वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 625 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले 625 के गुणनखंड निकाल लीजिए, जो आपको मिलेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब वर्गमूल में 2 2 की जोड़ी और घनमूल में 3 3 की जोड़ी या समूह बनाते हैं। तो हम 2 2 के समूह बना लें। अब वर्गमूल लें, तो वर्गमूल 625 और समूह में से 1 ले लें। तो इस समूह में से 1 लिया तो 5 और दूसरे समूह में से लिया 5। 5 गुणे 5 यानी 25, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। प्रश्न 14 देखें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम 392 के गुणनखंड निकाल लें, जो हमें प्राप्त होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब घन प्राप्त करना है तो हमें 3 3 के समूह बनाने पड़ेंगे या 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो 2 की तो बन जाएगी लेकिन 7 की 3 का समूह नहीं बन रहा, यानी कितने 7 कम है? 1 7 कम पड़ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड 7 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अर्थात कितने 7 चाहिए? 1 7 और चाहिए, अर्थात 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। और यदि हम 392 में 7 का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 2744, यह पूर्ण घन होगी। परंतु इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि 7, यानी 7 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए हमें 7 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। प्रश्न 15वां देखें। अब देखें प्रश्न 15वां,
अनुपात 4:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 4:5 बराबर 4/5। प्रतिशत में बदलना है तो गुणित 100 कर दीजिए। 5 से 100 को काट दीजिए तो 20 आएगा। 20 का 4 में गुणा करिए तो उत्तर आएगा 80%। अगला सवाल है 16वां। 4p वर्ग ऋण 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4p वर्ग को हम लिखेंगे 2p का पूर्ण वर्ग और 9 को लिखेंगे ऋण 3 का वर्ग। अब यहाँ a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b कोष्टक में a ऋण b, ये वाली सर्वसमीका हम यूज़ करेंगे। तो a धन b a ऋण b वाली हम सर्वसमीका का उपयोग करें तो ध्यान से देखें, a की जगह 2p और b की जगह 3। यहाँ तुलना में भी हम देख सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार होगा 2p धन 3 2p ऋण 3। तो यह इसके गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न 17वां देखें। 5/8 पर 7 की घात गुणे 8/5 पर 5 की घात। इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं, घातांक नियम से भी और गुणा के नियम से भी। 5/8 को आप 7 बार लिख दीजिए और गुणित करके 8/5 को आप 5 बार और काट दीजिए तो आपको मिलेगा 25/64। अब घातांक नियम से देखें तो यहाँ पर आधार समान नहीं है तो हम पहले आधार समान करें। 8/5 को हम 5/8 लिखें। जब हम अंश और हर को पलट देते हैं तो जो घातांक होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। इस पर ऋण 5 की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 5/8 लिखा है, 8/5 को तो ऋण 5 की घात हो गई। अब आधार समान है, घातें घट जाती हैं आधार समान होने पर। तो 5/8 पे हो जाएगी 7 ऋण 5 की घात। धन कोष्टक में ऋण 5 लिखिए या 7 ऋण 5 लिख दीजिए। घटने पर मिलेगा 2। तो 5/8 पर 2 की घात, या इसी को हम लिख सकते 5/8 गुणे 5/8 या 5 गुणे 5/8 गुणे 8 या 25/64। इसे दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रश्न 18वां देखें। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तब यह भोजन कितने दिन के लिए होगा। तो सबसे पहले हम मान लें कि यह भोजन x दिन के लिए होगा। अब 10 पशु और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 30 पशु। अब हम टेबल बनाएं, पशुओं की संख्या बटे जो भोजन है उसके पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या। तो पहले कितने पशु थे 20 और कितने दिन के लिए भोजन था 6। तो 20 यहाँ पर लिखेंगे और 6 यहाँ पे। अब पशुओं की संख्या 10 बढ़ गई तो हो गई 30। अब कितने दिनों के लिए है x। अब हम देखें कि यह सीधा अनुपात है कि प्रतिलोम। तो निश्चित तौर पर पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन कम दिन के लिए बचेगा, यानी पशुओं की संख्या बढ़ी तो भोजन के दिनों की संख्या घटी, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात होगा। प्रतिलोम अनुपात में आप जानते हैं इसमें गुणा कर देंगे हम 20 गुणे 6 बराबर 30 गुणे x। अब 30 का कर दीजिए पक्षांतर तो 20 गुणे 6/30। तो x बराबर, चाहे आप इधर बराबर में x लिखें चाहे इधर, काट दीजिए तो कितना आया 4। तो कितने दिन के लिए भोजन होगा 4 दिन के लिए। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज है, ये थोड़ा धुंधला छपा है। इसमें x y z के मान निकालने हैं। यह ABCD बना हुआ है और यहाँ x लिखा है, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ b। कोण का मान है 100। तो सबसे पहले देखें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण B बराबर होगा कोण D, यानी कोण D यानी y का मान होगा 100। अब देखें कोण A और कोण B या कोण B और कोण C। तो ये होते हैं अशन्य कोण। अशन्य कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो कोण B धन कोण C बराबर हम 180 लिख सकते हैं। अब हम कोण A का मान निकालें तो हम क्या कर देंगे 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। अब वही सम्मुख कोण वाली परिभाषा लगा दें तो इस स्थिति में कोण जो आपने निकाल लिया A का मान कितना आ गया 80, तो C का मान भी 80 होगा। तो इस तरह समांतर चतुर्भुज के दो गुणों के द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं। आप साधारण भाषा में भी आप जैसा शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं। अगला देखें
प्रश्न 20वां 3x कोष्टक में 4x ऋण 5 धन 3 को सरल कीजिए x बराबर 3 के मान के लिए। तो आप यहाँ पर सीधे x का मान 3, यहाँ पर भी x का मान 3 रख सकते हैं। गुणा करके करना है तो गुणा करके गुणा करेंगे। 3x का 4x में गुणा होगा तो 12x वर्ग, 3x का गुणा ऋण 5 में होगा तो ऋण 15x धन 3। अब x का मान रख दीजिए 3, तो 12 गुणे 3 पर 2 की घात ऋण 15 गुणे 3 धन 3। 3 का वर्ग होगा 9, 12 का 9 में गुणा हो जाएगा तो 108। अब यहाँ 15 का गुणा 3 में तो ऋण 45 और यहाँ हो गया धन 3। अब यहाँ 108 और यहाँ कितने हो गए ऋण 45 धन 3, तो 108 में पहले 3 जोड़ दीजिए तो 111 ऋण 45 तो आ गया 66। अब देखें प्रश्न 21। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट को बनाना है। यहाँ पर एक समूह दिया गया है और उनके द्वारा पसंद भोजन दिया गया है। तो यहाँ पर मनपसंद भोजन उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज़, अन्न और योग। यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी है। तो हम पहले उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज़ और अन्य के लिए हम केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। टेबल बनाना हो बनाइए, ना बनाना हो ना बनाइए। तो जो हम उत्तर भारतीय के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 30/120, क्योंकि टोटल कितना है व्यक्तियों का 120 और गुणित 360। 360 यानी वृत्त के केंद्र का कोण। हल करने पे आया 90। इसी विधि से हम दूसरा करें दक्षिण भारतीय के लिए तो 40/120 गुणे 360 तो आया 120। इस तरह सभी कोण आप निकाल लीजिए तो आपको मिल गए 90, 120, 75, 75। अब हम वृत्त बनाएंगे और वृत्त में एक त्रिज्या ले लेंगे। मान लीजिए हमने ये एक त्रिज्या ले ली, इसको हम O मान लें, इसको A, और यहाँ पर हम 90 का कोण बनाएंगे। तो ये जो 90 का कोण बनाएंगे तो ये त्रिज्या वाला भाग हो जाएगा। तो ये उत्तर भारतीय के लिए हो गया। अब यहाँ पर चांदा रख के आपने 90 का बना लिया। अब ये जो दूसरी त्रिज्या है इस पर चांदा रखिएगा और कितने का कोण बनाइए 120 का। तो ये किसके लिए हो जाएगा दक्षिण भारतीय के लिए। अब ये तीसरी त्रिज्या हो गई। अब तीसरी त्रिज्या पे आप चांदा रखिए और 75 का कोण बनाइए तो ये आपको एक और त्रिज्या मिल जाएगी और ये वाला भाग मिल जाएगा। तो ये 75 अंश किसके लिए हो गया है चाइनीज़ के लिए। अब शेष ये जो भाग है ये 75 अंश किसके लिए हो जाएगा अन्न का। तो इसमें कितनी त्रिज्या हो गई 1। पहली त्रिज्या में चांदा रख के लीजिए 90 अंश, दूसरे में त्रिज्या मिल गई आपको। अब दूसरी त्रिज्या में मान रख के लीजिए कितना 120 और इसके बाद 75। इस तरह यह इसका पाई चार्ट या वृत्तीय या वृत्त चित्र बन जाएगा। एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q तक जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार P की शहर से दूरी को दर्शाता है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना। पहला प्रश्न है दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है। तो ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिए और यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है समय और यहाँ पर क्या दिखाया गया है दूरी। एक्स अक्ष पे समय और वाई अक्ष पे दूरी। अगला लिखा है कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा प्रारंभ की। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार कितने बजे 8 बजे और यहाँ लिखा है इसके सामने P। तो कौन से शहर से शुरू की उसने P शहर से शुरू की। यहाँ पर P लिखा है। अगला लिखा है पहले घंटे में कार ने कितनी किलोमीटर दूरी तय की गई। तो कितनी किलोमीटर दूरी तय की गई 50 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 8 बजे आप देखें तो 0 है और यहाँ पर हम देखें 9 बजे यानी ये कितनी हो गई। यहाँ से धुंधला दिख रहा है तो इसको अच्छे से आप किताब में से देख सकते हैं। तो यहाँ से ये दूरी कितनी दिख रही है आपको 50। तो ये 50 किलोमीटर दूरी तय। अगला प्रश्न था क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी। तो ध्यान से देखिए पहले घंटे में यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक देखें हम तो ये दूसरे घंटे में तो ये ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई यहाँ थी 50, यहाँ 100, यहाँ 150। तो पहले में 50 और दूसरे में 100। यानी इसी तरह तीसरे में देख लीजिए तो नहीं, कार की चाल
पहले 3 घंटे में समान नहीं थी, क्योंकि अलग अलग हर घंटे में अलग अलग दूरी तय की गई। अगला है कार शहर Q पर किस समय पहुंची। तो अब हम देखें, यहाँ से P स्थान से चली थी, अब ये Q है, तो यहाँ पर हम देखें कि कितने समय पहुंची। तो आप ध्यान से देखिए, कितने बजे, दोपहर 2 बजे। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। मूलधन 8,000, दर 5%, समय 2 वर्ष। सीधे हम सूत्र में मान रख दें, मिश्र धन A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटा 100 पर n की घात मान रख दीजिए। यहाँ पर 5 से 100 काट दीजिए तो 20 आ जाएगा। 20 धन 1 लघुत्तम लेने पर तो 20 धन 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 21 बटा 20 पर 2 की घात, या 21 बटा 20 हम 2 बार लिख दें, काट दीजिए। तो A का मान मिला 8,820। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है A ऋण P। तो A है हमारा 8,820 और P है 8,000, घटा दीजिए 820 रुपये। अगला प्रश्न देखें हम, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वास्तव में घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBC, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई को हम आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालना है, तो घनाभ का आयतन बराबर ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन कितना है, 275, क्षेत्रफल कितना है आधार का 25, गुणित ऊंचाई 25 का पक्षांतर कर दीजिए, 275 बटा 25 काट दीजिएगा, तो आपको मिलेगा 11 सेंटीमीटर। आप सीधे लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल या घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।